हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आईक्यू स्टडी। इस वीडियो में हम एसएससी जेईई 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले इस वीडियो के 3 पार्ट और आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। ये इसका चौथा पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन: द लॉ दैट एक्सप्लेन्स अबाउट इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर इज़। सो आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा लॉ है जो इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर को एक्सप्लेन करता है। देखिए, पावर सिस्टम से रिलेटेड है। ऑप्शंस आपके सामने हैं: लैम्बर्ट्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, फेराडेज लॉ एंड केल्विन्स लॉ। सो इसका जो आंसर है वो है केल्विन्स लॉ। आइए देखते हैं केल्विन्स लॉ क्या कहता है। केल्विन्स लॉ, इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज। The most economical size of conductor is that for which annual interest and depreciation on the capital cost of conductor is equal to the annual cost of energy loss। देखिए ये क्या कहता है ये लॉ, जो एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस होता है, मतलब एक साल में जितना भी एनर्जी लॉस का जितना कॉस्ट होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एनुअल इंटरेस्ट, जो साल भर का इंटरेस्ट है, एंड डिप्रेसिएशन ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जो कैपिटल कॉस्ट है उसमें जितना इंटरेस्ट लग रहा है वो, और जो एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस है, जो साल भर में एनर्जी लॉस हो रही है उसका अमाउंट है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। सो वो जिस पॉइंट पे इक्वल होते हैं वो साइज जो होता है कंडक्टर का वो इकोनॉमिक चॉइस होती है। ये केल्विन। देखिए आप ग्राफ में देखिए, एनुअल कॉस्ट है ये कंडक्टर का एरिया है इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये एनुअल कंडक्टर कॉस्ट है हमारी, ठीक है ये, और ये जो है ये एनुअल एनर्जी लॉस है। तो ये दोनों जब बराबर होंगे, मतलब इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये बराबर होंगे वो क्या होगा? अपना इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर। ये है केल्विन्स लॉ। ओके, नेक्स्ट, इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर करंट इन द। देखिए आपको बताना है इसमें सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है तो इसमें 2 बाइंडिंग होती हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग। तो इसमें उन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है वोल्टेज का। तो देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है? स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज। देखिए ये इसका करेक्ट आंसर है। अदर ऑप्शन क्या है? सप्लाई लाइन लीड्स द वोल्टेज, स्टार्टिंग वाइंडिंग लैग्स द वोल्टेज, मेन वाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज। देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसमें एक कैपेसिटर होता है। सो स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर होने की वजह से क्या होता है कि जो सर्किट है वो कैपेसिटिव है। अब हमें पता है कैपेसिटिव सर्किट है, सो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज लीड करता है। सो इसलिए क्या होगा इसमें? इंडक्शन मोटर करंट जो होगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या करेगा? लीड करेगा वोल्टेज से, ठीक है। नेक्स्ट, 2 इंडक्टर of 4H and 6H are connected in series, equivalent inductance of combination is। तो देखिए ये क्या है, 2 ये सीरीज में कनेक्शन है L के, ठीक है। ये है 4 और ये है 6। तो आपको बताना है कॉम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, हमें कुछ एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीरीज़ में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 + 6 बराबर 10। इसका आंसर हो जाएगा डी, 10। नेक्स्ट, इफ CU लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट हाफ फुल लोड इज 400 वाट, देन CU लॉस ऑफ करस्पॉन्डिंग टू फुल लोड इज। देखिए आप एक ट्रांसफॉर्मर में इसका हाफ फुल लोड में कितने लॉसेस हैं? 400 वाट। देन फुल लोड CU लॉस बताना है हमें, फुल लोड कॉपर लॉस बताना है। सो देखिए फुल लोड कॉपर लॉस जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे किसी भी एक फ्रैक्शन पे निकालना है हमें, एक एक्स फ्रैक्शन है, एक्स लोड है, जैसे हाफ लोड है यहाँ पे, तो हाफ लोड में अगर हमें निकालना है तो कितना होगा? P CU एट हाफ लोड इज इक्वल टू x² इंटू P CU एट फुल लोड, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे फुल लोड निकालना है, ये निकालना है हमें। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम? P जो हाफ लोड पे दिए हुआ है डिवाइडेड बाय
ये जो फ्रैक्शन है ये कितना हो जाएगा, हाफ लोड है, तो हाफ लोड मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो py(x²) जो हो जाएगा वो हमारा निकल जाएगा। तो 400 दिया हुआ है, 400, ठीक है, हाफ लोड में डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन कितना है, हाफ लोड मतलब 0.5, सो 0.5, सो 400 डिवाइड बाय 0.5 का होल स्क्वायर, सो ये आंसर कितना हो जाएगा 1600। सो फुल लोड कॉपर लॉस वुड बी 1600। देखिए ये रिलेशन आप समझ लीजिए, CU लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, फुल लोड कॉपर लॉस जो है वो I²R है, ठीक है। अब एट हाफ लोड I जो है वो I/2 होगा, और इस हाफ लोड में I/2 जब हम पुट करेंगे सो वैल्यू निकल के ये आएगी, ठीक है, PCU फुल बाय 4। सो फॉर एनी एक्स लोड, कोई भी एक्स जो है वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, जैसे कि हाफ लोड 1/4, 0.3 और कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। सो उस कंडीशन में लॉसेस कितने हो जाएंगे, x² इंटू PCU फुल लोड। ओके, नेक्स्ट, लेट T be the net torque developed by rotor runs at omega radian per second, then what is the mechanical power developed। देखिए एक मोटर है जिसका टॉर्क है T एंड ओमेगा रेडियन पर सेकेंड पे ये घूम रही है, ठीक है। सो आपको बताना है टोटल पावर डेवलप्ड कितना होगा। तो देखिए टोटल मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओमेगा दैट इज स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड इनटू टॉर्क। सो टॉर्क P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टॉर्क। नेक्स्ट, द ट्रेड नेम ऑफ निकेल कॉपर अलॉय विच इज़ यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट। देखिए एक हीटिंग एलिमेंट निकेल कॉपर होता है, उसका आपको कॉमर्शियल नेम बताना है, या कॉमर्शियल नेम या ट्रेड नेम। सो ये यूरेका जो होता है, यूरेका, इससे ही हम निकेल कॉपर अलॉय बोलते हैं, ठीक है, यूरेका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन 2 वाट मीटर मेथड रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर इज 500 वाट। देखिए W1 इज इक्वल टू W2, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 500 वाट, ठीक है, 500 वाट। अब इसमें हमें बताना क्या है, द लोड पावर फैक्टर ऑफ बैलेंस्ड 3 फेज 3 वायर सप्लाई इज। इसमें हमें क्या बताना है, लोड पावर फैक्टर ऑफ बैलेंस्ड 3 फेज 3 वायर सप्लाई। सो हमें इसका पावर फैक्टर बताना है। देखिए 2 वाट मीटर मेथड जो होता है इसके लिए पावर फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ये टेबल जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से फाइव इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 10 इनवर्स √3 इंटू W1 माइनस W2 पॉइंट W1 प्लस W2। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे W1 इज इक्वल टू W2, सो ये पार्ट हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। सो 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 0 दैट इज 0। अब हमें पता है पावर फैक्टर होता है cos 5, तो cos 5 क्या हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब देखिए ये एक बार इस टेबल पे नज़र मार लीजिए आप, W1 और W2 दोनों की रीडिंग जब पॉजिटिव होती है और दोनों इक्वल होते हैं, जो अभी हमारा केस था, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर फैक्टर 5 होता है और पावर फैक्टर यूनिटी होता है, ठीक है। इफ़ दोनों पॉजिटिव हैं और W1 इज़ ग्रेटर देन W2 है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो पावर फैक्टर होगा उसका आंसर 0.5 to 1 के बीच में होगा, और जो एंगल होगा वो 60 to 0 डिग्री होगा, ठीक है। इफ़ एक वैल्यू 0 है, आपका W1 0 है और W2 0 है, एंड जो टोटल और एक जो है वो पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जब हम यहाँ पुट करेंगे तो √3 W1 अपॉन W1 दैट इज 10 5 इज इक्वल टू √3। तो 10 5 इज इक्वल टू √3 मीन्स 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 10 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 0.5। सो हमारा पावर फैक्टर 0.5 होगा। अब एक और कंडीशन है, अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ W1 इज ग्रेटर देन W2 और W2 इज ग्रेटर देन W2, इट डजेंट मैटर। सो इस कंडीशन में क्या होगा, 0 से 0.5 के बीच में हमारा पावर फैक्टर होगा, ठीक है।
इफ़ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तब 0 से 0.5 के बीच में होगा पावर फैक्टर और एंगल 60 to 90 होगा। इफ़ W1 W2 दोनों पॉजिटिव हैं तब क्या होगा 0.5 से 1 के बीच में होगा। और इफ़ पावर जो है वो इक्वल है, W1 एंड W2 आर इक्वल बट इन अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो W1 प्लस W2 है ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये 0 हो जाएगी तो ये ओवरऑल वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी। सो फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फाइनाइट दैट इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos 90 दैट इज cos 90 मीन्स 0। सो पावर फैक्टर वुड बी 0। ओके, ये टेबल आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। आपको बहुत फास्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास बहुत कम टाइम है, तब आपको ये यूज़ करना है, याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस ये फार्मूला याद रखिए, सबसे मेन फार्मूला है ये। नेक्स्ट, इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स ओनली डायोड्स कंडक्ट्स व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड फॉर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, फुल वेव रेक्टिफायर है ये, इसमें जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होती है तब कौन सी डायोड कंडक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये पॉजिटिव साइकिल प्लस माइनस, देखिए ये पॉजिटिव है ये, अब यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो ये वाला जो है ये फॉरवर्ड वाइज है तो ये करेगा कंडक्ट, ठीक है, और ये जो है ये रिवर्स वाइज है तो ये रहेगा ओपन सर्किट। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव यहाँ पे अप्लाइड है तो ये जो है ये शॉर्ट सर्किट रहेगा या कंडक्ट करेगा और ये ओपन रहेगा। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा, D1 एंड D2 आर कंडक्टिंग एंड D3 एंड D4 आर ऑफ। ओके, सो आंसर वुड बी D1 एंड D2। नेक्स्ट, रिलेट रिलक्टेंस विद द फॉलोइंग, आपको बताना है रिलक्टेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं रिलेशन पूछा है इसने, रिलेशन बताना क्या है। देखिए आप रिलक्टेंस को रेसिस्टेंस से लीजिए, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V/I, ये होता है इलेक्ट्रिक में। ठीक है, अब मैग्नेटिक में जब हम इसको एनालॉग करते हैं, एनालॉगस करते हैं, तो हमारा R जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, रिलक्टेंस से। ठीक है, ये हो गया रिलक्टेंस से जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स होता है I के इक्विवेलेंट। ठीक है, फ्लक्स होता है I के इक्विवेलेंट, और V जो होता है V होता है N इंटू I के इक्विवेलेंट। ठीक है, NI जो हमारा H होता है उसके इक्विवेलेंट। सो अब देखिए यहाँ पे रिलक्टेंस का आपको बताना है, रिलक्टेंस इसका आपको बताना है तो यहाँ पे NI, अब N का तो कोई यूनिट होगा नहीं, I का यूनिट क्या होगा, एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर, और फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, वीवर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस इज इक्वल टू, रिलक्टेंस का जो यूनिट होगा वो एम्पेयर पर वीवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अ सिंगल फेज सर्किट्स पावर फैक्टर कैन बी मेजर्ड यूजिंग, एक सिंगल फेज सर्किट है उसका आपको पावर फैक्टर बताना है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टमीटर एमीटर एंड वॉटमीटर अलोन, एनर्जी मीटर अलोन। देखिए एनर्जी मीटर से हम पावर फैक्टर मेजर नहीं कर सकते हैं, वॉट मीटर अलोन है सो हम इससे वॉट तो पता चल जाएगा बट हमें पावर फैक्टर का वैल्यू नहीं पता चलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर, देखिए वोल्ट मीटर और एमीटर लगे हुए हैं सो हमें वोल्टेज मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, और पावर नहीं मिल पाएगा हमें, क्योंकि पावर सिंपली V/I नहीं होगा, इसमें cos phi भी रहेगा। सो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर एमीटर एंड वॉट मीटर तीनों यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम सिंगल फेज का पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। देखो ये P इज इक्वल टू VI cos phi, सो यहाँ से cos phi जब हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, P/VI। सो ये वॉट मीटर का रीडिंग हो गया, ये डिवाइड बाय वोल्ट मीटर का रीडिंग और ये एमीटर का रीडिंग, ऐसे हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट, रेसिस्टिव कंपोनेंट ऑफ रोटर with resistance R2 offered to backward rotating wave in single phase induction motor with slip S is given as। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स है, मतलब ये नेगेटिव रोटेटिंग फ्लक्स जो है उस कंडीशन में अगर रोटर रेजिस्टेंस R2 है और S स्लिप है तो उस कंडीशन में उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, रेजिस्टिव कंपोनेंट का इक्विवेलेंट, इसका आंसर होगा R2/2 - S। देखिए R2/S होता है जब
ये फॉरवर्ड फ्लक्स के लिए होता है, ठीक है, R2/S। R2/2 - S होता है बैकवर्ड फ्लक्स के लिए। एक बार इक्विवेलेंट सर्किट देख लीजिए, देखिए R1 X1, इसके बाद फिर ये जो है ये पार्ट, ये है फॉरवर्ड के लिए, जिसमें ये R2/S होता है। ये जो है ये बैकवर्ड फ्लक्स के लिए है या नेगेटिव फ्लक्स के लिए, ठीक है। जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो एक्चुअल में बैकवर्ड है, ठीक है। सो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो R2/2 - S होती है, ये R2/2 - S। नेक्स्ट, इन द सर्किट सोन प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड टू। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर कॉइल क्या होती है। प्रेशर कॉइल होती है वोल्टेज कॉइल जो पैरेलल में लगी होती है, और सीरीज कॉइल जो होती है ये करंट कॉइल, ये होती है सीरीज में जो लगी होती है, ठीक है। प्रेशर कॉइल ये है। तो अब आपको बताना है इसमें प्रेशर कॉइल कहाँ कनेक्ट है। तो देखिए इसमें एक ये R टर्मिनल है और ये प्रेशर कॉइल ये B के बीच में कनेक्ट है। सो R एंड B के बीच में, और Y है ये सीरीज़ में, सो Y एंड B के बीच में। सो ओवरऑल ये जो है ये B से कनेक्टेड है। प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड टू B, पॉइंट B, ओके। नाउ फेज B। नेक्स्ट, when supply to excitation fails, the synchronous generator acts like। देखिए क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर है, उसमें जब एक्साइटेशन जो है वो सप्लाई फेल हो जाता है तो सिंक्रोनस जनरेटर एक्ट्स लाइक। देखिए सबसे पहले इसमें आप दो चीज़ें हैं, एक तो सप्लाई टू एक्साइटेशन है, दूसरा है मैकेनिकल इनपुट। अब देखिए इसमें मैकेनिकल इनपुट इंटरप्ट नहीं हुआ है, मैकेनिकल इनपुट अभी भी जा रहा है और आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो जनरेटर की तरह ही काम करेगा, ना कि मोटर की तरह। क्यों? क्योंकि इनपुट मैकेनिकल है एंड आउटपुट अभी भी इलेक्ट्रिकल ही है, ठीक है। अब एक चीज़ है इसमें एक्साइटेशन फेल हो गया है। एक्साइटेशन फेल का मतलब क्या है कि आपका क्यू जो है, क्यू आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जब आप क्यू नहीं दे पा रहे हैं या जो भी क्यू का रिक्वायरमेंट होता है वो कहीं और से पूरी होगी। सो जब क्यू का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो ये क्या करेगा, क्यू ड्रॉ करेगा, ठीक है। क्यू ड्रॉ करेगा तो तब ये उस कंडीशन में ये इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। देखिए मैकेनिकल पावर हमारा अभी भी जा रहा था, मैकेनिकल इनपुट हम दे रहे थे और इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा था, इसका मतलब जनरेटर था, जनरेटर की तरह काम कर रहा है। पहले सिंक्रोनस की तरह काम कर रहा था क्योंकि हम एक्साइटेशन दे रहे थे, बट अभी एक्साइटेशन फेल हो गया, मतलब क्यों हम नहीं दे रहे हैं, तो अब ये इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सर्किट सोन फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसमें क्या है, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका सही होना चाहिए। देखिए ये 70 + 30 ये हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 100। अब ये 100 और 100 दोनों पैरेलल में है तो हो गया 50, ठीक है, यहाँ पे हो गया 50। अभी जो 50 है 50 ओम, 50 एंड 50 आर इन पैरेलल, सो ये अगेन यहाँ पे हो गए 25, ठीक है, और ये हो गया 25 एंड अब देखिए ए एंड बी यहाँ से देखेंगे तो ये 50 और 25 क्या है, सीरीज़ में है, तो ये ऐड हो जाएंगे। सो आंसर वुड बी 75। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं कि आपने ये दो ब्रांच ले लिया पहले, 70 एंड 30, 100 एंड 50, सो इन दोनों को पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, फिर इनका निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। बट अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो आपको पता है जब दो सिमिलर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वो जस्ट हाफ हो जाएंगे। तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए, जैसे अब 100 आ रहा है तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये 50 हो गया, फिर ये दोनों सिमिलर हो गए, तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्टन्स करंट इन द सर्किट सोन इज। सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको नॉर्टन करंट बताना है। देखिए नॉर्टन करंट जब भी निकालना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ से रेसिस्टेंस को निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने रेसिस्टेंस को निकाल दिया और ये दोनों पॉइंट को एक थिक वायर से जोड़ देते हैं। थिक वायर से क्यों? क्योंकि करंट शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे वायर थिक होना चाहिए, थिक वायर से शॉर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, अब हमें करंट निकालना होता है, करंट का वैल्यू। देखिए इसको हमने शॉर्ट कर दिया है तो सारी की सारी करंट इससे जाएगी, ठीक है, इससे जाने वाली करंट जो है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका कोई रिलेट्स बचा ही नहीं, इसका कोई मतलब, ठीक है। अब देखिए इसमें KVL लगाते हैं, KVL लगाते हैं तो इसमें करंट कैसे निकल जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 30,
ठीक है, ये कितना जाएगा 12। सो ये जो 12 एम्पेयर की करंट जा रही है यहाँ से, यही हमारी नॉर्टन करंट है। सो आंसर वुड बी 12 एम्पेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स हैज शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान इन वर्किंग आवर्स। ठीक है, आपको बताना है इनमें से किस लैम्प का शॉर्टेस्ट लाइफ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनकैंडेंस लैम्प। ठीक है, मरकरी एंड सोडियम वेपर, जो भी वेपर लैम्प होते हैं, ये हाई प्रेशर वेपर लैम्प होते हैं। इनका जो वर्किंग स्पान होता है ये अराउंड 24,000 हावर होता है। ठीक है, और जो फ्लोरोसेंट होता है इसका भी अराउंड 20,000 होता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे कम होता है इनकैंडेंस लैम्प का, ये होता है 2,000 to 3,000 हावर्स। सबसे ज़्यादा होता है एलईडीज़ का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये 40,000 50,000 हावर्स होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपके लिए मैं थोड़ा सा बता दिया है। इनकैंडेंस का होता है 75 to 2,000 हावर्स। हेलोजेंस जो होते हैं उनका 2,000 to 400 होता है। एलईडी जो होता है इनका 40,000 to 50,000 होता है। ठीक है, वेपर लैम्प है, कोई भी वेपर लैम्प है, डिपेंड करता है 15,000 से 24,000 तक हो सकता है। ठीक है, और फ्लोरोसेंट लैम्प होता है इसका 20,000 होता है। सो सबसे कम इनकैंडेंस लैम्प का, सबसे ज़्यादा एलईडी का, ये दो चीज़ें आपको स्पेशली याद रखनी है। नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स ए एंड बी विथ 1000 टर्न्स लाई इन पैरेलल प्लेन। ठीक है, दो कॉइल हैं ए एंड बी, आइडेंटिकल हैं, 1000 टर्न्स है दोनों में, और ये इस तरीके से हैं कि 80% ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन लिंक्स विथ अदर। मतलब इसमें जो टोटल फ्लक्स है, इसका जो फ्लक्स है जो सेकंड वाली से जो लिंक हो रहा है वो कितना हो रहा है, सिर्फ 80%। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। इफ़ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लोइंग इन ए प्रोड्यूस 0.05 मिली वीवर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ एक कॉइल में 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें जो प्रोड्यूस फ्लक्स है वो कितना है, 0.05 मिली वीवर। ठीक है, देन फ्लक्स लिंकिंग विथ कॉइल बी, आपको ये बताना है कि दूसरे से कितना लिंक करेगा। अब देखिए इसमें करंट 5 एम्पेयर की फ्लो हो रही है, इसमें फ्लक्स कितना है 0.05। अभी जो 0.05 फ्लक्स है ये इससे कितना लिंक करेगा, 80% लिंक करेगा। इसका मतलब 0.05 का 80% इससे फ्लो होगा। ठीक है, 0.05 का 80% मीन्स 0.8। सो ये जो वैल्यू होगी ये इसके फ्लक्स की होगी। ठीक है, देन फ्लक्स लिंकिंग विथ कॉइल बी कितना लिंक करेगा, 80% ऑफ 0.05, दैट इज आंसर वुड बी डी, 0.04 मिली वीवर। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज टू द वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क इज। देखिए क्या बोल रहा है, किसका रेशियो, कंडक्टर वोल्टेज का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क एन इंटू वोल्टेज ऑफ डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, लेट इट बी V1। सो आपको बताना है कि ये V अपॉन एन V1, V टोटल अपॉन एन V1 ये क्या होती है। तो ये फॉर्मूला है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का। स्ट्रिंग डिस्क इंसुलेटर जो होते हैं उसमें जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है वो इससे हम बताते हैं। ठीक है, तो V क्या होता है, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, डिवाइड बाय एन होता है नंबर ऑफ डिस्क, तो V1 जो होता है, जो V1 होता है डिस्क वोल्टेज, वो डिस्क जो कंडक्टर के नियरेस्ट है। ठीक है, जैसे ये आपके हैं 1 2 3 डिस्क है और यहाँ पे आपका ये कंडक्टर है, तो ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ये होता है V1। ठीक है, एन नंबर ऑफ डिस्क है, सपोज इसमें 3 है, और ये जो V होता है ये तीनों के अक्रॉस जो V होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 ये क्या निकलती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट, डैश इज मेजरिंग यूनिट ऑफ इंडक्टिव ससेप्टेंस। देखिए ससेप्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस जो होता है उसका अपोजिट है। ठीक है, अब हमें पता है रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस होता है XL। ठीक है, XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L, और इफ कैपेसिटिव की बात होती है तो XC क्या होता है, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। अब देखिए इनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है।
ठीक है। अब ओम का रेसिप्रोकल है ससेप्टेंस, ससेप्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रिएक्टेंस का। सो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मो। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मो। आंसर वुड बी मो। नेक्स्ट, डैश स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टार्टिंग अ 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। देखिए स्टार डेल्टा हो सकता है, डायरेक्ट ऑनलाइन हो सकता है, ऑटो ट्रांसफार्मर हो सकता है, बट रोटर रेसिस्टेंस नहीं हो सकता है। क्यों, रोटर रेसिस्टेंस इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। ये सिर्फ स्लिप में होता है, इसलिए इसमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है इसमें रोटर रेसिस्टेंस मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस और आएंगे और ये वीडियो फिर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम एसएससी जेई 2018 का पेपर देखेंगे, एसएससी जेई 2018 का पेपर देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सो दैट मैं भी थोड़ा इनकरेज हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।